नमस्कार, खबरस्नैप में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 5 अक्टूबर 2025 और दिन है संडे। तो चलिए बिना समय गवाए करते हैं चर्चा आज के खबरों पर। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत के मामले में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO ने सक्रियता दिखाते हुए 6 राज्यों में 19 दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की जांच शुरू कर दी है। ये इकाइयां हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में स्थित हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार इस निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य दवा की गुणवत्ता में आई कमियों को पहचानना और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रक्रियाओं में सुधार करना है। CDSCO की टीम 3 अक्टूबर से ही इस कार्य में जुटी है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि एक विशेष टीम जिसमें राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान ICMR और एम्स नागपुर के विशेषज्ञ शामिल हैं, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और आसपास के इलाकों में हुई मौतों के कारणों का विश्लेषण कर रही है। हालांकि शुरुआती जांच में CDSCO द्वारा जांचे गए 6 दवाओं के नमूने और मध्य प्रदेश खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा जांचे गए 3 नमूने डाइथिलीन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल से मुक्त पाए गए हैं। तमिलनाडु सरकार ने कांचीपुरम स्थित श्रीसन फार्मा से एकत्रित कोल्ड्रिफ कफ सिरप के नमूनों में डाइथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा अधिक पाए जाने के बाद कफ सिरप की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है और इसे बाजार से हटाने का आदेश दिया है। नमस्कार और स्वागत है। बिहार में विधानसभा चुनावों की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयोग की 16 सदस्यीय टीम बिहार के दौरे पर है। आज दोपहर 2 बजे आयोग एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव की तैयारियों और आगे की रणनीति पर विस्तृत जानकारी दी जाएगी। आयोग की टीम ने विभिन्न अधिकारियों और राजनीतिक दलों के साथ बैठकें की हैं, जिनमें चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की गई। आज सुबह भी इन्फोर्समेंट एजेंसियों और राज्य के मुख्य सचिव DGP जैसे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकों का दौर जारी रहा। राजनीतिक दलों ने मतदाता सूची को शुद्ध करने के लिए आयोग को धन्यवाद दिया है और चुनाव प्रक्रिया में अपना विश्वास जताया है। सभी की निगाहें दोपहर 2 बजे होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिकी हैं, जहां ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या चुनाव आयोग बिहार में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान करता है या नहीं। फिलहाल सभी को प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार है। बने रहिए हमारे साथ, हम आपको हर अपडेट देते रहेंगे। नमस्कार और स्वागत है। महाराष्ट्र में भारी बारिश से किसानों को हुए नुकसान के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिरडी में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। ये बैठक लगभग 45 मिनट तक चली, जिसमें किसानों को तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान करने पर जोर दिया गया। चर्चा का मुख्य विषय था प्रभावित किसानों तक राहत राशि को जल्द से जल्द पहुंचाना। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे नुकसान का आकलन करें और राहत वितरण की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाएं। मराठवाड़ा, विदर्भ और उत्तरी महाराष्ट्र के कई जिलों में फसलों को भारी नुकसान हुआ है, जिससे किसानों की आजीविका खतरे में पड़ गई है। राज्य सरकार जल्द ही किसानों के लिए एक बड़े राहत पैकेज की घोषणा कर सकती है, जिसमें मुआवजा और ब्याज मुक्त ऋण शामिल होने की संभावना है। बैठक में विकास परियोजनाओं की प्रगति पर भी समीक्षा की गई। सरकार किसानों की हर संभव मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है। नमस्कार और स्वागत है। लद्दाख में हालिया घटनाओं के बाद एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक, जो फिलहाल जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद है, ने लद्दाख के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश जारी किया है। हिंसा भड़काने के आरोप में जेल में बंद वांगचुक ने शांति और एकता बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने 24 सितंबर को लद्दाख में हुए हिंसक प्रदर्शन के दौरान 4 प्रदर्शनकारियों की मौत की स्वतंत्र न्यायिक जांच की मांग की है। वांगचुक ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब तक ये जांच पूरी नहीं हो जाती, वे जेल में रहने के लिए तैयार हैं। वांगचुक ने लद्दाख के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए क्षेत्र के लिए संवैधानिक मांगों का भी समर्थन किया है। उन्होंने एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ मिलकर काम करने की बात कही है। उनका कहना है कि लद्दाख के हित में जो भी कदम उठाया जाएगा वह उसका समर्थन करेंगे। ये संदेश उनके भाई और वकील द्वारा शनिवार को जेल में उनसे मुलाकात करने के बाद जारी किया गया। वांगचुक ने लद्दाख के लोगों से धैर्य और संयम बरतने का आग्रह किया है। नमस्कार और स्वागत है। भारत के सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के एक बयान पर पाकिस्तान की सेना ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। जनरल द्विवेदी ने कहा था कि अगर पाकिस्तान को इतिहास और भूगोल में बने रहना है तो उसे राज्य प्रायोजित आतंकवाद को रोकना होगा। इस पर पाकिस्तानी सेना ने कहा है कि भारत का सुरक्षा प्रतिष्ठान आक्रामकता के लिए बहाने ढूंढ रहा है। पाकिस्तानी सेना के इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस ने एक बयान जारी कर कहा है कि अगर पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने की मंशा है तो भारत को ये समझना चाहिए कि ऐसे हालात में दोनों तरफ नुकसान होगा। ये बयान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह के बयानों के बाद आया है। पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के शीर्ष नेतृत्व की ओर से दिए
गए अवास्तविक उत्तेजक और युद्धोन्मादी बयानों पर चिंता जताई है। मई में भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया था। पाकिस्तान ने चेतावनी दी है कि भारत के भड़काऊ बयान भविष्य में बड़े पैमाने पर विनाश का कारण बन सकते हैं। नमस्कार और स्वागत है। आज की बड़ी खबर रूस से है। रूस ने उन खबरों का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि मॉस्को पाकिस्तान को JF-17 थंडर ब्लॉक 3 लड़ाकू विमानों के लिए RD-93MA इंजन की आपूर्ति करेगा। रूसी सूत्रों के अनुसार इस तरह की किसी भी घटनाक्रम की पुष्टि नहीं हुई है। सूत्र ने यह भी कहा कि कुछ ताकतें भारत और रूस के बीच मजबूत संबंधों को कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं। रिपोर्टों में दावा किया गया था कि रूस ने पाकिस्तान को JF-17 थंडर लड़ाकू जेट में इस्तेमाल होने वाले इंजन देने का फैसला किया है। JF-17 4.5 पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट है जिसे पाकिस्तान और चीन मिलकर बनाते हैं। इस विमान में रूसी इंजन लगने की खबर से भारत की चिंता बढ़ सकती थी क्योंकि रूस भारत का एक महत्वपूर्ण सहयोगी है। लेकिन रूस ने इन खबरों को खारिज कर दिया है जिससे भारत को राहत मिली है। रूस का कहना है कि पाकिस्तान के साथ उसका सहयोग उस स्तर तक नहीं है जिससे भारत असहज महसूस करे। नमस्कार। बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। भारतीय जनता पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटी है। पार्टी ने 125 सीटों पर फीडबैक रिपोर्ट पूरी कर ली है। सूत्रों की माने तो धर्मेंद्र प्रधान की अध्यक्षता में हुई बैठक में 600 से अधिक नामों पर चर्चा हुई, जिसके बाद 2 दर्जन से ज्यादा मौजूदा विधायकों का टिकट कटने की संभावना जताई जा रही है। पार्टी का मानना है कि जिन विधायकों का प्रदर्शन कमजोर रहा है उन्हें इस बार मौका नहीं दिया जाएगा। उनकी जगह लोकसभा चुनाव में हारने वाले सांसदों, पूर्व सांसदों और सक्रिय कार्यकर्ताओं को मौका मिल सकता है। युवाओं और महिलाओं को भी तरजीह मिलने की उम्मीद है। पार्टी नेतृत्व जीतने वाले उम्मीदवार के फॉर्मूले पर काम कर रहा है जिसके तहत सभी संभावित उम्मीदवारों का मूल्यांकन किया जा रहा है। अलीपुर, नरकटियागंज और रामनगर के विधायकों के टिकट कटने की चर्चा है। पार्टी का लक्ष्य है कि टिकट वितरण में सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखते हुए एक मजबूत टीम तैयार की जाए। नमस्कार और स्वागत है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और रूस की दोस्ती को लेकर एक नया दांव खेला है। रूस से तेल आयात को लेकर भारत पर पहले से ही 50% टैरिफ लगा हुआ है। अब ट्रंप प्रशासन के विशेष दूत जेमिसन ग्रीर का कहना है कि भारत धीरे धीरे रूस से तेल आयात में कमी कर रहा है। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है और अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है। ग्रीर ने यह भी कहा कि अमेरिका भारत के विदेशी रिश्तों में दखल नहीं देना चाहता, लेकिन रूस से तेल खरीद को लेकर उसकी चिंता है क्योंकि इससे रूस यूक्रेन युद्ध को जारी रखने में मदद मिलती है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि आने वाले कुछ हफ्तों में व्यापारिक विवादों के समाधान की उम्मीद है। फिलहाल भारत पर 50% टैरिफ दर लागू है जिसका असर टेक्सटाइल और रत्न आभूषण जैसे निर्यात पर पड़ रहा है। देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या रुख होता है। नमस्कार और स्वागत है। बिहार की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पटना में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि लालू यादव और तेजस्वी यादव चाहे जितनी भी अपनी प्रशंसा कर लें, बिहार में अब जंगल राज की वापसी नहीं होगी। गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी कोनेपो बॉय बताते हुए कहा कि अब परिवारवाद की राजनीति को लोग नकार चुके हैं। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता समझदार हो गई है और अब वो विकास चाहती है कि जाति और परिवार की राजनीति। गिरिराज सिंह ने यह भी दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए बिहार की सभी सीटें जीतकर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को और मजबूत करेगा। उन्होंने तेजस्वी यादव को अपने घर की स्थिति सुधारने की सलाह दी और भाजपा के भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त और आत्मनिर्भर बिहार के लक्ष्य को दोहराया। नमस्कार और स्वागत है। भारत ने रक्षा क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। स्वदेशी रूप से विकसित तेजस MK-1A लड़ाकू विमान अब अस्त्र, मिसाइल और ऐसा रडार से लैस है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल ने तेजस MK-1A के वेपन इंटीग्रेशन की टेस्टिंग सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। परीक्षणों के दौरान अस्त्र और एडवांस्ड शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल ASRAAM जैसी मिसाइलों की सफल फायरिंग की गई। इस विमान में 40 से अधिक बड़े अपडेट किए गए हैं जो इसे और भी घातक बनाते हैं। इसमें इजरायली मूल का ELTA-ELM 2052 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे ऐसा रडार भी लगाया गया है जो लक्ष्य पहचान और युद्ध के दौरान स्थिति की सटीक जानकारी देने में सक्षम है। माना जा रहा है कि ये विमान पाकिस्तानी वायुसेना के F-16 से भी बेहतर है। तेजस MK-1A भारतीय वायुसेना की ताकत में एक महत्वपूर्ण इजाफा होगा।